बातचीत करेंगे। और मेरे साथ जो खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, उनका नाम है भूषण शर्मा जी, जो क्रिसिल के डायरेक्टर रिसर्च हैं। और क्रिसिल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इंडिया इंक के अर्निंग्स पे, और उसी पे हम भूषण जी से समझेंगे कि ये जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है उसमें क्या निकल के आया, उसकी हाइलाइट्स क्या हैं, और इसको अगर हम बेस माने तो आगे जाते हुए चीजें किस तरह से पैन आउट हो सकती हैं। भूषण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द एन शो में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमने पढ़ी आपकी, तो मेरा मन हुआ कि आपसे डिस्कस किया जाए कि इस रिपोर्ट को आप हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि काफी कुछ बदलने वाला है ये अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो क्या निकल गया है आपकी रिपोर्ट में, जिसका नाम है इंडिया इंक लाइकली लॉक्ड रेवेन्यू ग्रोथ 5 to 6%। इसकी हम लोग आगे डिटेलिंग बात करेंगे, लेकिन एक बार आप थोड़ी इसकी हमें भूमिका बताएं कि क्या है इस रिपोर्ट में। राइट। सो धन्यवाद नीरज जी, आपके शो पे बुलाने के लिए। ये रिपोर्ट हम लोग हर क्वार्टर निकालते हैं, ये समझने के लिए कि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसमें हमने 600 कंपनीज को एनालाइज किया है, जो कि लगभग 50% से ऊपर मार्केट कैप को अकाउंट करते हैं। एंड ये अक्रॉस सेक्टर्स कंपनीज हैं, सर्विसेज की कंपनी, एयरलाइंस, टेलीकॉम, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज, ऑटोमोबाइल, पावर, कोल, सीमेंट, वो सारे कंपनीज इसमें एनालाइज होते हैं। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो है वो करीब 5 से 6% इंडिया इंक का बढ़ा है। पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उससे थोड़ा ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में 4 to 6% था, इस क्वार्टर 5 to 6% बढ़ा है। और जो मार्जिन हैं वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन है मार्जिन में। कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कमोडिटी प्राइसेस को पास ऑन नहीं कर पाए। सो ये एग्रीगेट लेवल पे परफॉर्मेंस है, बट सेक्टोरल लेवल पे अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस काफी वेरीड है। सेक्टर जैसे कि आईटी, कोल, पावर, एफएमसीजी, यहां पर थोड़ा सा एवरेज के मुकाबले थोड़ी लोअर परफॉर्मेंस है रेवेन्यू ग्रोथ में। पर कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी भी रही है। जैसे अगर हम बात करें टेलीकॉम की, एयरलाइन, ये सेक्टर्स काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सीमेंट भी, यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी बेटर है। ओके, तो ये जो क्वार्टरली हाइलाइट्स स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें 5 to 6% की मॉडरेट ग्रोथ एक दिखी है। अब सर एक एक पॉइंट इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे आपने पहले पॉइंट में ये लिखा है कि पावर, कोल, आईटी सर्विसेज और स्टील सेक्टर, तो इसमें आईटी को थोड़ा सा अलग रखते हैं, पहले कमोडिटी देखते हैं। पावर को भी मैं एक कमोडिटी मान लेता हूँ, हालांकि वो यूटिलिटीज कंपनी मानी जाती है, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट है, इनपुट है, वो कमोडिटी है। तो पावर, कोल और स्टील का प्रदर्शन जो है ड्रैग डाउन किया, अच्छा नहीं रहा, बट विज़ सीमेंट अच्छा कर रहा था। जबकि सीमेंट के इनपुट में भी ये सब सारी चीजें आती हैं। और अगर सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, कंज्यूम हुआ है, खर्च हुआ है, तो स्टील भी हुआ होगा। ये थोड़ा हमें समझाइए। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखें सीमेंट और स्टील का, अगर हम कॉन्ट्रास्ट समझना चाहें तो स्टील की भी ग्रोथ वॉल्यूम की अच्छी रही है, 9% बढ़ा है वॉल्यूम, बट स्टील के प्राइसेस डिक्लाइन हुए। सो ग्लोबली इसके रॉ मटेरियल प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं, कोकिंग कोल प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं। तो वहां पर रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन करने के कारण, एक्सेस सप्लाई भी जो चाइना से आ रही है उसके कारण, ये स्टील के प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं, बट वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा है। स्टील में 9% और सीमेंट में करीब 8%। सो दोनों एक तरह से एक्चुअली हैंड इन हैंड जा रहे हैं। एक में प्राइस डिक्लाइन का इंपैक्ट है, दूसरे में नहीं है। ओके, इंटरेस्टिंग। और अगर आईटी और फार्मा को एक ही बकेट में रखें, तो दोनों के ऊपर टैरिफ का इम्पैक्ट है या अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट है। फार्मा की तो डिपेंडेंसी है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास रेवेन्यू यूएस और यूरोप से ही आता है। ऐसे में दोनों में अलग अलग इम्पैक्ट कैसे है? राइट। अगेन आईटी और फार्मा, वाइल दोनों का एक्सपोर्ट एक्सपोजर काफी है, बट इनकी यूजेज ऑफ कोर्स सब समझ सकते हैं कि बहुत ही अलग है। राइट। फार्मास्यूटिकल इज अ मस्ट हैव सॉर्ट ऑफ अ रिक्वायरमेंट। आईटी सर्विसेज कुछ हद तक डिस्क्रिशनरी भी हो सकती हैं, कुछ हद तक एक क्वार्टर उसका डिमांड पोस्टपोन भी किया जा सकता है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट आईटी सर्विसेज महसूस कर रहा है, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज नॉट फीलिंग द पिंच उस तरह से। आईटी सर्विसेज में बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के कारण
ऑटोमेशन, एआई के द्वारा ऑटोमेशन के कारण वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स थोड़े डिफर हो रहे हैं, एंड इसलिए वहां पर आपको ज्यादा इम्पैक्ट महसूस दिखाई दे रहा है। फार्मास्यूटिकल में इतना नहीं दिखाई दे रहा है। और यहां पर भी जो इसेंशियल ड्रग्स है, वो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि वो इसेंशियल ड्रग्स के प्राइसेस बहुत बढ़ जाए, राइट? तो उसे स्टिल इंपोर्ट किया जा रहा है। आईटी सर्विसेज में ये नहीं हम देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो आईटी सेक्टर है, इसमें हम लोगों ने जो अर्निंग्स देखी अभी बड़ी सारी कंपनियों की, तो उसमें रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट वैसी है जैसी हमेशा से चली आ रही, 2-3%, मैक्सिमम 4%। मार्जिन में कोई बहुत कंट्रैक्शन नहीं आया है, डील्स कुछ खास नहीं हुई, लेकिन जैसी थी वैसी हुई है। तो सेफली अज्यूम किया जा सकता है कि एआई का अभी रियल फियर उनकी बैलेंस शीट पर नहीं आया है, अभी केवल सेंटिमेंट फियर है, और आगे जाते हुए ये आ सकता है क्योंकि कंपनियां अपने डील्स को रीनेगोशिएट करेंगी। अभी जो आप पर हेड बिलिंग करते हैं वो शायद पर हेड की बजाय क्वालिटी बिलिंग शुरू हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि अभी आईटी में पिक्चर बाकी है। आईटी डेफिनेटली कहना जरूरी होगा कि पिक्चर बाकी है, बिकॉज एआई भी बहुत फास्ट पेस पे चेंज कर रहा है। जितना हम देख रहे हैं एआई का, वो एक प्लेटफॉर्म है। जैसे हमने इंटरनेट को देखा था इवॉल्व होते हुए 96 98 के दौरान, और अब हम जिस तरह इंटरनेट को देखते हैं, तब वो एक नॉवेल्टी थी और उसके ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। एआई भी उसी फेज से गुजर रहा है और पिछले 2-3 साल में वो प्लेटफॉर्म बन रहा है। उस पे जब एप्लीकेशंस बनना शुरू होंगे तो इम्पैक्ट और ज्यादा दिखेगा। और जो कंपनीज उस प्लेटफॉर्म को बेटर अडॉप्ट करते हैं, जो इसे सिर्फ एक कॉस्ट रिडक्शन टूल नहीं देखते हैं बट एक रेवेन्यू मेकिंग टूल देखते हैं, जो इससे एक्चुअली बिजनेस बढ़ा पाएंगे, वो उसके रियली की बेनिफिशियरीज होंगे इवेंचुअली। सो अभी आपको एक्चुअली लगता है कि अगर अपनी, देखें, जी जी प्लीज कंटिन्यू। अभी आप देखिए तो बहुत सारा इंडस्ट्री एआई को देख रहा है कि इसे कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर दिया जाए, कैसे एम्प्लॉय काउंट को हम सिमिलर रख के रेवेन्यूज बढ़ा पाए। बट इसका ट्रू बेनिफिट तभी आएगा जब इसको हम न्यू प्रॉब्लम्स जो पहले सॉल्व करना बहुत मुश्किल था या बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो इनसाइट्स रियल टाइम में हम ला सकते हैं, जिसे मे बी 1 महीना लगता था 2 लोगों को काम करके उस इनसाइट्स को प्राप्त करने में। उषा जी, एक क्वेश्चन और आईटी पे, जो इस समय हमारी आईटी कंपनीज की हमने कमेंट्री सुनी, अभी भी वो अपने कोर मॉडल पे यानी सर्विस पे ही फोकस है कि अब वो एआई एनेबल्ड सर्विसेज पे काम करेंगे, अपने लोगों को स्किल कर रहे हैं, नंबर्स भी दे रहे हैं, हम लोग इतने लोगों को स्किल कर रहे हैं। प्रोडक्ट में वो अभी भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो न्यू रिजीम में या न्यू एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये तरीका भी सही है और हमारी आईटी कंपनी जल्दी ही इस प्रॉब्लम से निपट लेंगी और फिर से जैसे पहले वो सर्विस कंपनी थी, आगे भी सर्विस कंपनी ही रहेंगी, कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं होने वाला, और ऐसे ही फिर मे बी हो सकता है कि इनकी मार्जिन इंप्रूव हो जाए, कॉस्ट कटिंग तगड़े से हो रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो कंपनी अपने आप को री इन्वेंट कर रही न्यू एटमॉस्फेयर में रादर देन की क्रिएटिंग समथिंग न्यू। वहां तो कोई और चारा है नहीं। यू हैव टू इनोवेट, यू हैव टू अडेप्ट। एआई के बिना काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हर कंपनी स्किल तो कर ही रही है। काफी कुछ जो कोड्स जो पहले लोग आउटसोर्स करते थे, जिसके लिए कंपनी की जरूरत होती थी लिखने के लिए, वो चीजें भी एआई ऑटोमेट कर रहा है। तो नए रेवेन्यू सोर्सेस को ढूंढना जरूरी होगा आईटी कंपनीज को, ताकि वो काउंटर कर सके इस इम्पैक्ट को, और रादर देन उसको फाइट करने के लिए वो एक्चुअली उसको यूटिलाइज करें और नए सोल्यूशंस बनाए। तो लोगों को स्किल करना तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। उनका जो मेजर कॉस्ट हेड है वो उनके एम्प्लॉय कॉस्ट है, मेजर रिसोर्सेज जो है उनके वो एम्प्लॉयज हैं, तो उनको स्किल करना जरूरी होगा। बट वो नए आइडियाज को टैप करना और कोई तरीका ही नहीं है, उन्हें वो उसे करना ही होगा ताकि वो एक्चुअली अपने रेवेन्यूज को एनहांस कर सके। ओके, भूषण जी, दूसरा बड़ा टॉपिक है जीएसटी रिफॉर्म्स। तो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया लाल किले से कि हम ऐसा बड़ा चेंज करने वाले हैं, उसके बाद ये इफेक्टिव हुआ 22 सितंबर से। तो आपका स्टडी आपकी क्या कहती है कि लोगों ने अपनी परचेजिंग कंजम्पशन डिले किया और 22 तारीख के बाद जाके उन्होंने शुरू किया,
तो इसलिए उस क्वार्टर में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, बीते हुए क्वार्टर में। ऑनवर्ड जर्नी में ये दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो फेस्टिवल की शॉपिंग का फिगर आया तो बहुत ही मैसिव फिगर, कोई 6 लाख करोड़ बोल रहा है, कोई 8 लाख करोड़ बोल रहा है। तो बेस केस 6 करोड़ भी, 6 लाख करोड़ भी मान के चलो, बहुत बड़ा फिगर है ये। तो आपका स्टडी क्या कहती है कि जीएसटी का इम्पैक्ट पहले कितना हुआ, मतलब 8 दिन में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और अब जो हो रहा है वो कितना सस्टेनेबल होगा? राइट। सो जीएसटी का इम्पैक्ट दो तरह से देखना होगा। जो बिग टिकट आइटम्स हैं, जैसे कि कार्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गए, वहां पर डेफिनेटली लोग अपने परचेज डिसीजंस को पोस्टपोन करेंगे। ये तो रिटेल एंड पर हो गया, बट इवन डीलरशिप लेवल पे स्टॉकिंग ऑफ दीज गुड्स, ये भी काफी रिडक्शन हुआ, बिकॉज ये अनाउंसमेंट हुई थी 15 तारीख को, 15 अगस्त को, और इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ 22 अगस्त को, 22 सितंबर। सितंबर, राइट। सो करीब 40 दिन का पीरियड था जहां पर कस्टमर्स को ये नॉलेज थी कि ये रिडक्शन होगा। तो ये डेटा में भी दिख रहा है। अगर आप देखें कार सेल्स को, 1 सितंबर से 22 सितंबर, यहां पर एवरेज कार सेल्स 5,000 पर डे हो रहे थे। 22 से 30 ये 25,000 हो गया ये नंबर, राइट। तो क्लियरली एक काउंटरिंग इफेक्ट दिख रहा है कि जो डिक्लाइन हुआ था वो इंक्रीज हुआ है, राइट। सो स्लो डाउन डेफिनेटली हाई टिकट आइटम्स पे था। जो स्टेपल गुड्स हैं, जिनकी कंजम्पशन रेगुलरली वीकली मंथली बेसिस पे होती है, जैसे कि खाने की चीजें, वो उसका स्लो डाउन उतना इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। बट जो हाई टिकट आइटम्स हैं जहां पर रिप्लेसमेंट साइकिल्स भी है, जैसे अगर हम कार्स, टू व्हीलर्स की बात करें, कार्स का रिप्लेसमेंट साइकिल 4 से 6 साल होता है। कुछ लोग इसे एक्सटेंड भी कर देते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल में रिप्लेस करते हैं। वो जब एक क्यू देखते हैं कि प्राइस ऑफ कार्स 10% नीचे जा रहे हैं, एंड इनफैक्ट अगर आप देखें 100 व्हीकल्स में अबाउट 65% जो व्हीकल्स हैं उनका दाम जीएसटी रिडक्शन 10% है। तो जो लोग पोस्टपोन कर रहे थे अपनी रिप्लेसमेंट डिमांड को, वो डेफिनेटली इसको प्रायोरिटाइज करेंगे नियर टर्म में। सो सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल 26 का सेकेंड हाफ, यहां पर वी विल सी अ लॉट ऑफ द इंपैक्ट ऑफ जीएसटी रिडक्शन। काफी लोग जो हाई टिकट आइटम्स है उसे परचेस करेंगे, एंड ये कुछ हद तक एक वन टाइम इंपैक्ट भी हो सकता है, स्पेशली इन केसेस लाइक कार्स एंड टू व्हीलर्स, जहां पर रिप्लेसमेंट साइकिल एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है। एंड मैं इसलिए इस पे ज्यादा एम्फोसिस दे रहा हूं रिप्लेसमेंट साइकिल पे, क्योंकि हमारी एनालिसिस के मुताबिक अराउंड 60% ऑफ कार्स जो है वो रिप्लेसमेंट मार्केट से ड्राइव होती है। 40% हर साल नया बायर आता है, बट 60% वही है जो रिप्लेस कर रहे हैं अपनी व्हीकल्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब जो करंट क्वार्टर है, इस पे रियल टेस्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी जिन पे हमें लग रहा था कि बहुत ओवरवेलमिंग कमेंट्री आनी चाहिए थी, वो कमेंट्री थोड़ी सबड्यूड है, मिक्स है। अभी लोग शायद वो भी एसेस ही कर रहे होंगे, अलग अलग अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। एक क्वेश्चन जो इसमें तीसरा है कि रूरल सेंटीमेंट जो है, हम लोगों ने देखा कि वहां पे काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मानसून भी ठीक था, हालांकि कुछ थोड़ा ओवर भी है, लेकिन ठीक कह सकते हैं उसको। वहां की इनकम इंप्रूव हुई है और वहां की डिमांड ग्रो दिख रही है। तो क्या ये दोनों क्लब होके आपको लगता है कि इस बार रूरल इंडिया अर्बन को बीट कर देगा? रूरल में एक्चुअली आप देखेंगे बहुत मिक्स पिक्चर है अभी। एक तरफ मॉनसून काफी अच्छा रहा है, और पिछले 5 साल 6 साल से मॉनसून मोर ऑफन देन नॉट या तो अच्छा या एक्सेस ही रह रहा है। जब भी डेफिशिएंट रहता है वो ज्यादा कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है, और टिपिकली हर 5 साल के ब्रैकेट में स्टेटिस्टिकली 3 साल नॉर्मल रहता था और 2 साल अबव या बिलो नॉर्मल रहता था। अब हम देख रहे हैं कि नॉर्मल या अबव नॉर्मल ज्यादा रहता है, बिलो नॉर्मल नहीं रहता है। एंड अबव नॉर्मल फिर भी एक्सेप्टेबल होता है टू एन एक्सटेंट, बिकॉज जो हमारा 2 सीजन है फार्मिंग के, एक है खरीफ जो मॉनसून सीजन है, उसके बाद विंटर सीजन क्रॉपिंग का आता है रबी, जो कि दिसंबर से नवंबर दिसंबर से इसकी सोइंग होती है। तो विंटर सीजन में काफी बेनिफिट मिलता है एक्सेस मॉनसून का, राइट। सो क्योंकि इंडिया में इरिगेशन पेनिट्रेशन सिर्फ 60% है, सो बाकियों के पास सिर्फ वो अपने लैंड में सोइंग सिर्फ खरीफ में कर पाते हैं। और अगर मॉनसून अच्छा रहा है, रेजर्वोयर अच्छा रहा है, लेवल अच्छा रहा है, तो रबी में अच्छी सोइंग हो जाती है, राइट। सो एक ये इंडिकेशन मिल रहा है कि दिस इज गुड फॉर रूरल इंडिया, राइट। दूसरा इंडिकेशन जो कि एक्चुअली डजंट पेंट अ वेरी गुड पिक्चर इज जो फूड इन्फ्लेशन आप देखेंगे।
फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव नंबर्स प्रिंट कर रहा है, और ये लास्ट 1-2 महीने से हम देख रहे हैं इसको। ओवरऑल इन्फ्लेशन भी आरबीआई के जो कंफर्टेबल जोन ऑफ 2 to 6% से नीचे चला गया है, और फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गया है। अब फूड इन्फ्लेशन, काफी लोग कहेंगे कि ये तो अच्छी चीज है कि नीचे है, सो सबकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, बट 45 to 50% ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द ग्रोअर्स ऑफ क्रॉप्स। उनकी इनकम डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाती है जब फूड इन्फ्लेशन नीचे जाता है, और वो एक मेजर पार्ट है जो पार्टिसिपेट करता है कंजम्पशन में। तो मैं नेट नेट कहूंगा थोड़ा मिक्स सिग्नल है रूरल इंडिया के लिए। एक तरफ मानसून अच्छा है, बट दूसरी तरफ क्रॉप प्राइसेस काफी नीचे हैं। अगर आप खरीफ के क्रॉप्स को देखें, हम करीब 12 खरीफ क्रॉप्स को ट्रैक करते हैं क्रिसिल में, जो कि करीब 95% ऑफ प्रोडक्शन है फील्ड क्रॉप्स का। इसमें से 11 क्रॉप्स अभी एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये सिचुएशन 3 साल पहले काफी अलग थी। ज्यादातर मेजॉरिटी क्रॉप्स एमएसपी के ऊपर ट्रेड कर रहे थे ये फिस्कल 21-22 के दौरान, बट अब क्योंकि 11 क्रॉप्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वो भी एक काफी स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है रूरल इनकम्स के लिए। और ये तो हो गया एमएसपी के क्रॉप्स। अगर आप टमेटो, अनियन, पोटैटो देखें, जो कि हॉर्टिकल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं, यहां पर इनकी प्राइस डिक्लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है, करीब 40 से 60% अपने पिछले साल के प्राइस से नीचे। तो यहां पर भी काफी स्ट्रेस देख रहे हैं। इसमें काफी कारण है। एक तो है प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, दूसरा है जैसे अनियन जैसे कमोडिटी में हम एक्सपोर्ट करते थे काफी, और बिकॉज हमने बीच में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, कुछ हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट लिंक्स थे वो कुछ हद तक टूट गए हैं। बांग्लादेश काफी हमारा अनियन जाता था, और बांग्लादेश से इस साल शिपमेंट्स हमारे बहुत कम हो गए हैं। तो ये सारी चीजें भी फार्मर के इनकम को काफी प्रेशर डालेंगी। तो रूरल पे मिक्स सिग्नल्स है, आई वुड से, एट दिस स्टेज। ओके, पुष्पा जी, ये जो स्क्रीन पे हम लोगों ने चार्ट दिखाया है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ है और लगातार क्वार्टर क्वार्टर है, तो 5 to 6% Q2 FY26 प्रोजेक्टेड है। अगर इसका मीन निकालें, पहले तो मुझे समझाइएगा आप इसमें, अगर इसका मीन लें तो क्या वी आर क्लोज टू पीक, और ये जो पीली लाइन है ये और ज्यादा ऊपर जाएगी, कहां मीन बनेगा इसका? देखिए, पिछले क्वार्टर हम करीब 4% पे थे, अभी 5 से 6% पर हैं, और अब मुझे ऐसा डेटा देख के लग रहा है, एंड जो सेंटिमेंट्स हैं, कि ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए अभी अगले क्वार्टर में, और उसके बाद अच्छा कंजम्पशन डिमांड आना चाहिए हाई टिकट आइटम्स में, नंबर 1। और दूसरा, प्रीमियमाइजेशन भी होगा। तो प्रोडक्ट मिक्स जो हर एक सेक्टर में लोग ट्रैक करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ये शिफ्ट होगा, वो भी रेवेन्यू को बेनिफिट करेगा। और प्रोडक्ट मिक्स जब भी इंप्रूव करता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव करती है कॉर्पोरेट्स की। तो ओवरऑल करीब पूरा फिस्कल अगर हम देखें, फिस्कल 26, हमारा एस्टिमेट है कि करीब 6 से 7% एवरेज फिगर रहेगा इस फिस्कल के लिए। सो पूजा जी, के शेप इज स्टिल एट प्ले? K-shape is actually significantly at play, and that has been happening through COVID. In fact, since you mentioned K-shape, अगर आप देखें इंडिया का कार सेल्स देख लें या टू व्हीलर सेल्स देख लें, प्रीमियम व्हीकल्स की जो रिकवरी हुई है बहुत सिग्निफिकेंट हुई है। अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें, विच आई वुड से इज अ प्रॉक्सी फॉर रूरल इंडिया, एंड व्हाई आई से दैट इज, अगर आप टू व्हीलर की पेनिट्रेशन देखें इंडिया में, करीब 100 टू व्हीलर्स हैं 1000 लोगों के बीच। अगर एक फैमिली आप 4 से 5 की मान लें, तो करीब 450 लोग एक टू व्हीलर इंडिया में उनके पास है, बिटवीन अ फैमिली, राइट, आउट ऑफ 1000 पीपल। कार्स में नंबर सिर्फ 25-26 है, 25 to 26 कार्स पर 1000 पीपल। सो अगेन इन अ फैमिली, अगर आप ले लें इस नंबर, अबाउट 100 पीपल हैव अ कार, राइट। सो cars is more representative of upper middle class of India. Two wheelers represents really the mass of India. Now in two wheelers, अगर हम इस डेटा को फर्दर ब्रेक करें और मोटरसाइकिल को सिर्फ देखें, जो कि रूरल इंडिया को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, जो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है 110 सीसी से नीचे वाली मोटरसाइकिल, और आप फिस्कल 19 जो प्री कोविड पीरियड है उससे कंपेयर करें करंट फिस्कल 25 लास्ट ईयर जो सेल्स हुआ उसको, तो आप देखेंगे कि एंट्री लेवल मोटरसाइकिल अभी भी 60% है
ऑफ द फिस्कल 19 सेल्स, तो वो रिकवरी नहीं हुआ है। बट अगर आप प्रीमियम मोटरसाइकिल्स को देखें, वो 120% के ऊपर चला गया है ऑफ प्री कोविड सेल्स, 1.2 टाइम्स प्री कोविड सेल्स। कार्स में भी आप देखें, जो आपने प्रीमियमाइजेशन की बात करी, जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है के शेप रिकवरी का, कि जो कार्स हैं लेस देन 10 lakhs, राइट, वो करीब 65% से ज्यादा उनका शेयर होता था प्री कोविड। अब वो 40% हो गया, लेस देन 10 lakhs। और जो 20 लाख से ऊपर की कार्स थी, वो करीब 6% होती थी, वो 13% हो गई है। जो 10 से 20 लाख की गाड़ियां, ऑफ कोर्स उनका भी मात्रा बढ़ा है, क्योंकि जो लेस देन 10 lakhs थे वो शिफ्ट हो गए हैं इसमें। जो एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ कार है, वो भी काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है ओवर द लास्ट 5-7 ईयर्स। करीब 7.5 लाख होता था, वो करीब 14 लाख के तरफ पहुंच गया है। तो प्रीमियमाइजेशन हम बहुत हद तक देख रहे हैं, और आपको ये उसमें भी दिखेगा। हमने वी स्पोक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, टू व्हीलर्स और कार्स, इसका डेटा काफी अवेलेबल रहता है, बट होटल्स भी हम ट्रैक करते हैं। और होटल्स में आप देखेंगे 5 स्टार होटल्स टिपिकली जब ये अपने रूम रेट बढ़ाते थे, इनकी ऑक्यूपेंसी घटती थी। बस लास्ट 2-3 साल से आप देखेंगे कि रूम रेट भी बढ़ रहे हैं और ऑक्यूपेंसी भी इनकी नहीं गिर रही है, इसलिए इनके मार्जिन जो हैं प्रीमियम होटल्स के, वो ऑल टाइम हाई पे 30-35% पे चल रहे हैं। सो ये रियली रिप्रेजेंट करता है प्रीमियमाइजेशन जो हमारी इकोनॉमी में हो रही है, और के शेप रिकवरी को। एंड इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू, इट इज लाइकली टू कंटिन्यू। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमारा जो ऑडियंस देख रही होगी ना, उसको अपना इंटरप्रिटेशन कर लेगी क्योंकि मजाक में लोग कहते हैं कि जब चीजें सस्ती होती हैं तो ऐसा थोड़ी दिन में आप 10 बार नहाने लगोगे, तो आप लक्स की बजाय डव साबुन खरीदते हो, प्रीमियम कर देते हो आप उसको। दैट इज वेरी वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन इन द इकोनॉमी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, और ये हम लोग कोविड के बाद से लगातार देख रहे हैं। महंगे घर, महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, महंगे, मतलब एवरीथिंग इज गेटिंग प्रीमियमाइज्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब भूषण जी, हमें ये बताइए कि यहाँ से आगे के ट्रिगर्स आपको क्या लगते हैं जो ड्राइवर्स होंगे? जैसे 2-3 बड़ी चीजें हुई है कॉन्टेक्स्ट के लिए केवल। एक तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई ने बहुत सारे अपनी पॉलिसी रूल्स को इजी कर दिया, जीएसटी कट हो गया। बैंकिंग सेक्टर में जो आरबीआई ने भी रिसेंटली बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, बहुत सारे प्राइवेट कैपिटल बैंक्स में आ रहे हैं, तो एक ये भी सेक्टर पूरा रिवाइव हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक इकोनॉमी में रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो अंडरवेल्म्ड लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ओवरवेल्म्ड है। तो क्या ट्रिगर्स होंगे यहाँ से इकोनॉमी को, मार्केट को और कंपनीज को ड्राइव करने के लिए? एक ट्रिगर तो है डिमांड का, जो कि जीएसटी के द्वारा आई वुड से कि एक ट्रिगर मिल रहा है, एक पुश मिलने वाला है अक्रॉस सेक्टर्स, क्योंकि टैक्स रिडक्शन हुआ है जीएसटी रेट्स में। सो कस्टमर्स, हम देख रहे हैं ऑलरेडी डेटा में, वो दिख रहा है कि डिमांड आ रही है चीजों की। सो एक ये चीज होगा। प्रीमियमाइजेशन में लोग डबल डाउन करेंगे। जैसे कि अगर कोई एक एसेट खरीदने जा रहा है जिसके 10% दाम रिडक्शन हुआ है, उसका बजट उस इंसान का तो सेम ही है, तो वो उसमें बेटर क्वालिटी, हायर वेरिएंट हर सेक्टर में चूज करेगा। तो दूसरी चीज ये हो गई कि डिमांड बढ़ेगा और प्रीमियम का ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज बजट रिमेनिंग द सेम, लोग हायर वेरिएंट्स के लिए जाएंगे। तीसरी चीज है कि मॉनसून का इंपैक्ट अच्छा रहा है। टिपिकली हम देखते हैं कि मॉनसून अगर अच्छा रहता है, एक्सेस भी रहता है, तो रबी सीजन अच्छा रहता है, रूरल सेंटिमेंट्स अच्छे रहते हैं, उससे बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स का बेनिफिट भी हमें इस बार बजट स्पीच में हमने देखा था, करीब 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का वहां पर एक कैश इनफ्लो आने वाला है सिस्टम में। वो भी हमने देखा कि डेटा में दिख रहा है कि थोड़ा उसका बेनिफिट है। तो ये 3-4 चीजें तो पॉजिटिव्स हैं जो कि ड्राइव करेगी, एंड विच इज व्हाई आई वाज सेइंग कि हम बिलीव करते हैं कि ऑल्दो अभी हम करीब 5% के करीब हैं रेवेन्यू ग्रोथ में, बट पूरा फिस्कल करीब 6 से 7% की तरफ जाएगा। बट वाइल ये चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें हमें कॉशनरी देखना भी चाहिए, और वो सबसे बड़ा उनमें है फूड इन्फ्लेशन। की मॉनसून भले ही अच्छा रहा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव रहा है। मेजॉरिटी आपके क्रॉप्स, 11 क्रॉप्स जो मैंने कहा था 12 में से एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वहां से एक स्ट्रेस फैक्टर रूरल इंडिया में आ सकता है। एंड एक और चीज आई वुड से जो कि अगेन मॉनिटरेबल है, इज जो मॉनसून है उसका डिपार्चर काफी लेट हुआ है इस साल।
राइट, वहां पर भी अगर कुछ क्रॉप डैमेज होता है, जो स्टोर्ड क्रॉप्स हैं उनको डैमेज होता है, वहां से भी इंपैक्ट आ सकता है। तो ये चीजें हो गई डिमांड फैक्टर्स पे। एक और चीज जिसको हमें देखना चाहिए जो कि इंकरेजिंग है, कि ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस काफी बिनाइन है। एंड कमोडिटी प्राइसेस में अगर आप देखें, जैसे क्रूड ऑयल के हम्म, प्राइसेस पिछले 2-3 साल से कम हो रहे हैं, तो वो एक हम्म, बेनिफिट मिलेगा कॉर्पोरेट इंडिया को। कोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। इनफैक्ट इंडोनेशियन कोल का प्राइस, जिसपे इंडिया रिलायंट है, काफी काफी रिडक्शन हुआ है। कोकिंग कोल के प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो स्टील सेक्टर जैसे सेक्टर्स को फायदा होगा। आयरन ओर के प्राइसेस, जो कि काफी बड़ा इंग्रेडिएंट है बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, वो बढ़ रहा है बट करीब 5% के लेवल पे। सो 2 साल पहले हम वो देखते थे कि आयरन ओर प्राइसेस करीब 12% बढ़ रहे हैं, बट अब वो 5% के लेवल पे आ गया है। तो ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस मैं कहूंगा काफी स्टेबल और बिनाइन है, तो ये बेनिफिट करेगा मार्जिन को। भूषण जी, एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे हमने देखा कमोडिटी साइकिल में इस वक्त थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें दिख रहा है। प्रेशियस को अगर अलग कर दें, हम गोल्ड सिल्वर को साइड में रखें, तो बाकी जो कमोडिटीज हैं नॉन फेरस वाली, उसमें एक अप ट्रेंड, जैसे कॉपर काफी हाई पे चला गया, जी। $5.2 पे चल रहा है वो। वैसे ही आप दूसरे निकल में देखें, जिंक में देखें, एल्यूमिनियम में देखें, काफी हाई चल रही है। क्या आपको लगता है कि ये कमोडिटी साइकिल में दो चीजें अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, एक क्रूड ऑयल और दूसरा एग्री कमोडिटीज? क्रूड ऑयल ओनली कमोडिटी है मेरे ख्याल में जो कई सालों से, डेकेड से वो अंडर परफॉर्म कर रही है। एक केवल ब्लिप अगर कोविड टाइम वाला वो छोड़ दे, जब एक बार बहुत ऊपर गया था वो, तो अंडर परफॉर्म कर रही है। और जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं उसमें ऐसी आशंका, ऐसा फियर है क्या कि क्रूड में एक शार्प प्राइस आ सकता है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, हमारी जो एग्री कमोडिटीज जो बहुत सप्रेस दिख रही है मुझे, वहां पे भी एक अप साइकिल आ सकता है क्या? राइट, काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये दोनों चीजें भी कुछ हद तक रिलेटेड है। जो आपने कहा, कुछ जो कमोडिटीज हैं, जो आपने कहा नॉन फेरस कमोडिटीज हैं, वो ऊपर जा रही हैं। बट ये जो हमारी ट्रेडिशनल कमोडिटीज है, जिनका कंजम्पशन काफी स्प्रेड आउट है, अक्रॉस सेक्टर्स यूज होता है, क्रूड ऑयल, आयरन और, यहां पर हम फिर भी देख रहे हैं चीजें स्टेबल या डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हैं। इसका ये भी रीजन है कि कुछ नए एप्लीकेशंस इमर्ज करे हैं, राइट, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स। यहां पर ये जो कमोडिटीज हैं जो ऊपर जा रहे हैं, इनका एप्लीकेशन ज्यादा मिल रहा है। जैसे सिल्वर भी ऊपर जा रहा है, इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी आ रहा है, सेमीकंडक्टर्स में आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रहा है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा था ये लिंक्ड है कि क्रूड ऑयल का भी जो एक डाउनवर्ड बायस है, वो इसलिए है क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूअर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग कि क्रूड, कोल, इनके प्राइसेस अभी भी काफी नीचे हैं। नाउ कमिंग टू कि क्या ये बढ़ सकते हैं इन द नियर टर्म, ये एज वेल एज एग्री कमोडिटीज। सी अ लॉट ऑफ दीज कमोडिटीज लाइक क्रूड ऑयल, कोल, ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी डिटरमाइन करती है। अगर कहीं हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाएगी जैसे भी, तो ये कमोडिटीज ऊपर जा सकते हैं। तो ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी विल प्ले अ वेरी वेरी ह्यूज रोल व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट ऑन क्रूड ऑयल एंड सम ऑफ द अदर हार्ड कमोडिटीज। एग्री कमोडिटीज का अगर हम देखें, इसका रनअप हुआ है फिस्कल 21 से। जैसे ही कोविड आया, सबने सबसे पहले इंश्योर किया कि उनके पॉपुलेशन के पास एडिक्वेट फूड सप्लाई होनी चाहिए। एंड काफी उसके कारण, जिसके पास भी वो प्रोडक्शन नहीं था उसने इंपोर्ट किया, कुछ लोगों ने होर्ड किया और प्राइसेस बढ़ गए। बट क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि ये ईज आउट हो गया टू सम एक्सटेंट, तो ये जो एक्सेसिव डिमांड थी जस्ट टू इंश्योर कि अगर कोई इवेंचुअलिटी ना हो जाए, उसके लिए लोग स्टोर कर रहे थे कमोडिटी, वो जब से चला गया। और उसके साथ साथ जो वेदर एंड क्लाइमेट, ओवरऑल आई शुडंट से क्लाइमेट बट मोर मॉनसून रिलेटेड इम्पैक्ट काफी वेन आउट हो गया। वी वर सीइंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट थाईलैंड में मॉनसून का, एंड ऑल ऑफ दोज वाज आल्सो एस्केलेटिंग से राइस के प्राइसेस, बट वो भी काफी अब कंट्रोल में आ गया है। इसलिए एग्री कमोडिटीज का सप्लाई अभी रीजनेबली अच्छा है। तो एग्री कमोडिटीज बहुत मुश्किल होगा प्रिडिक्ट करना 6 मंथ के बियॉन्ड, बिकॉज ये इतना वेदर रिलेटेड होता है। बट अभी जो नियर टर्म हम सप्लाई सिचुएशन देख रहे हैं, चीजें स्टेबल है। फूड इन्फ्लेशन भी नेक्स्ट 2 महीने अगर आप देखें,
बेस काफी स्ट्रांग है उसका, तो जो प्रिंट आएगा वो म्यूटेड ही आएगा। जनवरी तक बेस रीजनेबली स्ट्रांग है। इनफैक्ट नवंबर दिसंबर करीब 8-9% का बेस है, जनवरी में 6% हो जाता है, फिर फरवरी ऑनवर्ड्स 3% हो जाएगा। तब हम या देखेंगे कि रियली फूड इन्फ्लेशन फिर से पिकअप कर सकता है। बट अभी नेक्स्ट 2-3 महीने एटलीस्ट हम वी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि प्राइसेस इतने नहीं इंक्रीज करने चाहिए अनलेस देयर इज सम वेदर इवेंचुअलिटी। वेरी इंटरेस्टिंग सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमने देखा कि अभी जो हमने पूरा डिस्कशन किया कि कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए ऑल आउट एफर्ट्स हो रहे हैं, रेगुलेटर से भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हो रहे हैं, पब्लिक भी कर रही है, रूरल इनकम भी सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कंजम्पशन ड्राइव कर रहे हैं। बट ऑन द कांस्टेंट इनकम, इनकम का डेटा ये नहीं शो कर रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रही है, बिकॉज क्वालिटी जॉब्स आर नॉट देयर। जॉब्स आर देयर बट नॉट क्वालिटी जॉब्स। सो इनकम इज कांस्टेंट बट कंजम्पशन इज बीइंग ड्रिवन। कैसे कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और चीजें सस्ती हो जाए तो मैं ज्यादा खरीद सकता हूं, बट मेरे 100 रुपए ही है। तो क्या ये जो कंजम्पशन ड्राइव चल रहा है इस समय, ये चलाने की कोशिश हो रही है, ये 4-6 महीने 2-4 क्वार्टर में पीक आउट हो जाएगा क्योंकि इनकम नहीं राइज हो रही है? या आपको लगता है कि ये एक बार मूव हो गया व्हील तो इनकम भी राइज हो सकती है, या वहां पे एक रेड फ्लैग है? ये एक्चुअली काफी इंटर रिलेटेड है। अगर ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, डिमांड अच्छी होगी, घर ज्यादा बनेंगे, तो इनकम भी राइज करेगी। कार ज्यादा बिकेंगी, एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग का में क्रिएट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी। तो आई थिंक दे आर इंटर रिलेटेड, एंड ये एक नियर टर्म चीज है, बट इसे स्ट्रक्चरली भी एड्रेस करना पड़ेगा। नियर टर्म में तो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन अगर अच्छा होगा, उससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वो लोगों को ज्यादा, उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, वो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, नए प्लांट सेटअप करेंगे, वो होगा। बट स्ट्रक्चरली भी हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है, बिकॉज वी आर अ वेरी यंग कंट्री। हमारी एवरेज एज 28 के करीब है, एंड करेक्ट। हमें हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी पॉपुलेशन लार्ज है, तो कंजम्पशन बेस है। उनको तो हमें उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो कंज्यूम करेंगे, बट वो स्लोली ग्रेजुअली होगा। हमें ग्लोबल मार्केट्स को बहुत बड़े तरीके से टारगेट करने की जरूरत है। वो हम फिर भी नियर टर्म में कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की इनकम तो धीरे धीरे ग्रो करेगी, बट एक मार्केट बाहर मौजूद है जिसे हम करंटली भी एड्रेस कर सकते हैं। एंड हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन बहुत लो है करंटली। बहुत ही कम सेक्टर्स है जहां पर हम ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आईटी, फार्मास्यूटिकल, पेस्टिसाइड भी एक ऐसा सेक्टर है जहां और लेदर, हम इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी। बट बड़े बड़े सेक्टर जहां पर हम इंडिया में बहुत अच्छा करते हैं, वहां पर हमारी ग्लोबल पार्टिसिपेशन काफी कम है। जैसे ऑटोमोबाइल, इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स बिकते हैं, सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स बिकते हैं, कार्स भी हम काफी बड़ी मात्रा में बेचते हैं। बट अगर आप देखें कि ग्लोबल जो ट्रेड होता है ऑटो कंपोनेंट्स में, वो करीब $700 बिलियन का होता है। पूरी जो ग्लोबल मार्केट है ऑटो कंपोनेंट्स की, वो $2 ट्रिलियन की है। 700 बिलियन उसमें ट्रेड होता है। सो करीब 65% ऐसा है जो लोग खुद बनाते हैं और अपना कंज्यूम कर लेते हैं, बट $700 बिलियन ट्रेड होता है। उस $700 बिलियन में इंडिया का शेयर सिर्फ $20 बिलियन है। सो ओनली अबाउट 3%। तो जब बहुत तक हम फोकस नहीं डालेंगे कि हम इस मार्केट को पेनिट्रेट कर पाए, वो $20 बिलियन आइडली $60 to $80 बिलियन को अगर हम बनाते हैं अगले 5 से 6 सालों में, तब हम रियली एम्प्लॉयमेंट और बड़े मात्रा में क्रिएट कर पाएंगे। और ये सिर्फ मैंने ऑटो कंपोनेंट्स का एक एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां हमारा पार्टिसिपेशन बहुत लो है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें, इंडिया बहुत सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, डेयरी का, और मल्टीपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इधर नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन में आता है। बट अगर आप ग्लोबल एग्री ट्रेड में देखें तो हमारा शेयर 2.5% है। तो वहां पर भी हमारा शेयर बहुत कम है, और वो 2.5% में भी हम बल्क कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, राइस, सोयाबीन, ये सारी चीजें ट्रेड कर रहे हैं। बट जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, जो वो दिख रहा बिस्किट्स है, फ्रेंच फ्राइज है, जहां पर रियली रियलाइजेशन बहुत हाई है, वो हम नहीं ट्रेड कर रहे हैं। और वहां पर एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है। तो दैट इज द एरिया दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन द मीडियम टर्म। मुझे तो कई बार ये समझ में नहीं आता कि ये फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इतना इजी, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करवाते, क्या इनर्शिया है, डोंट नो।
एक छोटा क्विक क्वेश्चन आपसे, जो भी कुछ हम कह रहे हैं कि हम फॉरेन या एक्सटर्नल मार्केट को टारगेट करेंगे, वो बहुत कुछ टारगेट ट्रम्प पे डिपेंड करेगा कि ट्रम्प साहब क्या करते हैं। एक वेरी क्विक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपको लगता है कि काफी कुछ हो रहा है, चाइना से बात हो रही है, जापान से भी बात होने वाली है, हमारी भी टॉक चल रही है, तो ये जो 25% ऑयल वाला था, मुझे लगता है वो तो हट जाएगा, क्योंकि वो ऑयल हम ले ही नहीं रहे। रिलायंस ने सबने मना कर दिया कि भाई सैंक्शन लग गया, रोजनेफ्ट और ल्यूकॉयल में हम लेंगे नहीं, तो वो 25 तो मुझे लगता है कि हट ही जाएगा। बाकी जो आपको लगता है कि 15-15% पे कहीं सेटल होगा, गेस? ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा, मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप देखिए हमारा जो टोटल ट्रेड है, यूएस का एक्सपोजर हमारा करीब 20% के करीब है। बहुत बड़ा मार्केट है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूएस इज नॉट रियली प्रॉक्सिमिटी वाइज हमारे लिए आइडियल मार्केट नहीं है, बहुत दूर है। हम इसलिए उसको टारगेट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कंजम्पशन सेंटर है, यू कांट डू विदाउट दैट। हमारे जो आसपास के भी मार्केट्स हैं, बहुत मीनिंगफुल हैं, लार्ज हैं, उनको हम कंपेरेटिवली सप्लाई कर सकते हैं चीजें, उनको भी हमें टारगेट करना चाहिए। आई थिंक यूके के साथ जो हमारा एफटीए हुआ है उसका हम बेनिफिट देखेंगे। यूरोप के साथ एफटीए अंडर द वर्क्स है, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी ऑलरेडी लिंकेज उनके साथ बहुत सिग्निफिकेंट है, और वहां पर हम फर्दर देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। सो आई वुड से यूएस, of course we will have to target, but there is a large part of the world that we should not ignore. ओके, चलिए खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और। अब आप हमारे साथ हैं तो बहुत मेरे को लालच हो रहा है कि कुछ कुछ पूछता रहूं मैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यूएस, यूरोप, चाइना, जापान, ये 4 बिगेस्ट पॉकेट की M2 मनी किधर फ्लो हो रही है? M2 मनी दर्शकों को बता दूं कि जो सर्कुलेशन में है प्लस जो बैंकों में डिपॉजिट में है, वो किधर फ्लो हो रही है सर? हार्ड एसेट में जा रही है, सॉफ्ट एसेट में जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग, जा किधर रही है? मैं एक्चुअली इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं इस टेरिटरी में नहीं जाना चाहूंगा नीरज जी। कोई इकोनॉमिस्ट आपको बेहतर आंसर कर सकता है क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत ही ये एक्चुअली बहुत, क्योंकि इतना पैसा पूरी दुनिया में आ चुका है ना, तो वो एक क्वेश्चन मन में आता है कि यार ये पैसा जा किधर रहा है, मतलब केवल इन्वेस्टमेंट हो रहा है या कुछ रियल काम भी हो रहा है। एनीवे सर, थैंक यू सो मच। भूषण सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और जो फ्यूचरिस्टिक चीजें बताई हैं, तो उससे हमें ये उम्मीद बनती है कि चीजें बढ़िया होंगी, और काफी कुछ इंटर रिलेटेड चीजें हैं। लेट्स सी कि ये क्वार्टर जो Q3 है, ये रियल टेस्ट है। इससे पता चल जाएगा कि हम कितना कंजम्पशन ड्राइव कर पाए और कितना आगे सस्टेन करेंगे, उसके नंबर देखेंगे। जब नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी आएगी ना, तो हम फिर से डिस्कस करेंगे इसको बेस मान के कि इससे आगे में क्या चेंज हुआ है। सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि इंडिया इंक की अर्निंग कैसी हो रही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया नीरज हमारे जी, साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।